Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope every one of you is fine and doing great in your life. Well, after so long time, we are again here to be discuss the very important होम्योस्टेसिस ओके। आज हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10 का जो हम प्रोसीड करने वाले हैं। और ये बड़ा इजी टॉपिक है। नहीं इजी की हाँ इजी भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है और सबसे बड़ी मजे की ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। That do it now, okay, sometimes letters become never, okay। सो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपनी चैप्टर अपनी टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ठीक है, ये कैसे होती है और कुछ वेज देखेंगे हम, ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए प्लांट्स अपने अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, होम्योस्टेसिस। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इस लेक्चर में तो हम थोड़ा सा इंट्रो लेने वाले हैं, ठीक है, कि बेसिकली होम्योस्टेसिस होता क्या। और देन वी विल सी कि हमारे पास ऑस्मोटिक हाँ जी एडजस्टमेंट इन प्लांट्स ये कैसे होती है, ठीक है। हम देखेंगे हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स वगैरह में। और फिर हम देखेंगे कि ह्यूमंस के, ठीक है, अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होती है। और एट द एंड हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जिसमें हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, हम उसका फंक्शन देखेंगे और कुछ किडनी की डिजीज देखें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास होम्योस्टेसिस होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि जहाँ भी टर्म होम्यो आ जाए, होम्यो का मतलब भी वैसे सिमिलर होता है, ठीक है, सेम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारे पास एक बॉडी क्या है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, वो ह्यूमन बॉडी भी है, वो एनिमल बॉडी भी हो सकता है, वो प्लांट बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का मेंटेनेंस यानी बरकरार होना, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक लेवल पे इक्विलिब्रियम होना, डिस्पाइट के बावजूद, ठीक है, चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस के बावजूद एक ऑर्गेनिज्म का इंटरनल बॉडी एक बैलेंस होना, ठीक है, उसका उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ओके जी, अब इसको सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी है ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म के लिए मेटलिस्टिक थिंग्स भी अगर आप देखें तो वो बैलेंस हो ना, ही हमारे पास किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हद हो। आपने वो एक कहावत सुनी होगी ना कि किसी भी चीज़ का मतलब हद से ज़्यादा अगर आप मीठे होंगे तो आपको निगल लिया जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे तो आपको थूक दिया जाएगा, ठीक है। ये एक आम हमने हज़रत अली का कौल है। ये एक हमारे पास एक आपने सुना होगा। इसका क्या मतलब है, इसी तरह हमारे पास हमारे बॉडी का भी यही मतलब है कि हमारे बॉडी का, आपको पता है कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है, मरी में जैसे आपको पता है, जितने भी नॉर्दर्न एरियाज वहाँ पे टेम्परेचर कितना हाई होता है ना। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वहाँ पे अगर कोई ह्यूमन जाएगा तो वहाँ पे जाके उसका भी टेम्परेचर जो है वो अगर बाहर का टेम्परेचर 1 है या 0 है, सो हमारा भी 0 या 1 पे टेम्परेचर चले जाएगा, ठीक है। आल दो वैसे इफेक्ट होता है, नो डाउट, बट हमारा टेम्परेचर एक लेवल एक बैलेंस रहता है, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो इट डजेंट मीन कि हमारा बॉडी टेम्परेचर भी एकदम से हाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जैसे हमारे बाहर जो भी टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, या बाहर हमारे पास मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, ठीक है, या फिर किसी भी किस्म का कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे एयर हमारा जो है सराउंडिंग में आता है, वाटर सराउंडिंग है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, एटमोसफेयर, ये जितना भी हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। यहाँ पे एक और टर्म यूज है, इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी। इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी का स्टूडेंट्स क्या मतलब होगा कि हमारे बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर। अब देखिए हमारे बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर से क्या मतलब है, यानी हमारे, आपको पता है वैसे फीवर से अलग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, बाकी फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक शुगर का एक लेवल है, ठीक है। आपने सुना होगा शुगर भी एक डिजीज है, ठीक है, यानी अगर शुगर का लेवल हद से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको जो है वो अब कंसिडर करते हैं, एक डिजीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर शुगर लेवल लो हो जाता है तो वो भी हमारे लिए एक डिजीज़ ही होती है, सही है। इसी तरह हमारे अंदर एक पानी का एक लेवल है, आल्दो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो है वो बॉडी के लिए, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते जाएं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। बॉडी भी पानी भी एक लेवल तक होगा, ठीक है। इसी तरह साल्ट्स हैं और जितने भी हमारे अंदर और न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो भी एक लेवल तक होंगे, ठीक है। अगर उनका लेवल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो हमारे लिए नुकसानदा होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बनाया हुआ है कि हमारा जो बॉडी है वो ना हद से ज़्यादा
लेवल जो है उसका इंक्रीज होता है, ना ही वो अप डाउन होता है, ठीक है। एक बैलेंस पॉइंट पे रहता है। और वो बैलेंस पॉइंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट। यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स अबाउट 37, ठीक है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहेगा डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस, ठीक है, यानी इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव या डिस्टर्बेंस आप कह लें, ठीक है। सो सराउंडिंग एयर टेम्परेचर में हमारा बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर हवा में बहुत ज़्यादा नमी है या बाहर बहुत गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा बॉडी भी उसी गर्मी सर्दी में अपने आप को अडॉप्ट को ले, नहीं, हमारा बॉडी एक बैलेंस रहेगा, ठीक है, 37 ही रहेगा। अगर स्टूडेंट्स हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 50 डिग्री हो जाता है या 40 हो जाता है, सो क्या होगा? वो नुकसानदा होगा, ना ही बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। वो हमेशा कितना रहेगा? वो 37 ही रहेगा, तो हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगा। सो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस होती है कि बाहर के टेम्परेचर में जो भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जैसा भी इन्वायरमेंट है, लेकिन हमारा बॉडी अपने आप को एक बैलेंस रखता है, एक बैलेंस पॉइंट पे रहता है, और वो बैलेंस पॉइंट हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो बैलेंस रहता है ये कैसे रहता है ना। सो ये यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेप प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारा बॉडी जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो भी हमने देखा है वो 1 ग्राम ही रहेगा डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स ही होते हैं, ठीक है। और अगर आप वही हम बात यहाँ पे बताई उन्होंने कि अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अगर ऐसा खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एकदम से, आल दो मैं बता रही हूँ इफेक्ट होता है, नो डाउट, बट क्या है कि हमारा बॉडी उसको डिफरेंट प्रोसेस और ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी, इंजाइम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो अपना काम करते हैं और इनकी प्रॉपर ब्रेकडाउन होती है, और जो हद ज़्यादा हमारे पास शुगर होगी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कम है तो हमारा बॉडी जो है वो ऐसी हमारे बॉडी के अंदर हमारे पास ऐसी होंगी, यानी हमें नीड बेस होगी कि हम अपने बॉडी के अंदर जो है वो अपनी डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड को इनटेक करें, ठीक है। तो लेकिन ये कि हमारे पास एक बैलेंस ही रहेगा 1 ग्राम पर लीटर, ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह यहाँ पे 37 जो है ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो यहाँ पे बात अगेन वही बताई जा रही है कि हमारे पास जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन जितनी भी चेंजेस है, हमारे पास इंटरनल कंडीशन जो है वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे मजीद उन्होंने बताया कि बॉडी सेल्स नीड्स इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी की सेल्स को एक ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट की जरूरत है इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडीशन चेंज नहीं होती, आल तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट क्या है कि हमारा बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे प्रोसेस हैं जिसको वो फॉलो करता है, और आफ्टर सम टाइम वो हमारा बॉडी जो है वो दोबारा से बैलेंस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। क्यों स्टेबल होना हमारे पास बैलेंस होना ज़रूरी है? क्योंकि हमारा बॉडी, आपको पता है ना, जैसे दुनिया में हर निज़ाम एक बैलेंस रहेगा, ना बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नियर या होगा, ठीक है। सो क्या होगा कि हमारे पास स्टेबल कंडीशंस क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं वो अपना प्रॉपर एफिशिएंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। सो फॉलोइंग आर द प्रोसेस। अब यहाँ पे बात आ रही है कि वो कौन से प्रोसेस हैं या वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारा बॉडी जो है वो एक स्टेबल पॉइंट पे रहता है। सो कौन कौन से? सबसे पहले तो इसमें क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशंस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 क्या है? हमारे पास थर्मो रेगुलेशंस होती है। और नंबर 3 हमारे पास क्या है? एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है होम्योस्टेसिस। सो स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस क्या होती है? इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, दैट इज ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। वो बता रहे कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट, ये चीज आपने याद रखनी, वाटर एंड साल्ट। सो उसमें रेगुलेशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वाटर है या साल्ट है उसका एक बैलेंस पॉइंट पे रहना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। आल तो आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे पास वाटर भी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है, साल्ट भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। बट इस नेसेसिटी, यानी अगर ये इंपॉर्टेंट है भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको हाई कंसनट्रेशन में इनटेक कर लें, ठीक है। हमारे बॉडी को इन जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहे क्यों ना हो, लेकिन वो भी एक बैलेंस ही होगा तो हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर सकेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स कौन सा होता है? ब्लड ही होता है ना, ये टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं।
ठीक है। सो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन का मेंटेन होना, क्या उसको हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया, वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड द सेल्स कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आपको वो बता रहे हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे वाटर एंड साल्ट एक मेंटेन रहता है, सो ये कैसे मेंटेन रहता है, हमारे सेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होगा या ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, विच आर वेरी एसेंशियल मतलब जरूरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, नाइन्थ में। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मूव होना फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये डिफ्यूजन होता है। इसी तरह अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, साल्ट के होंगे। सो क्या होगा कि हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड सम टाइम और भी प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी इन प्रोसेस को अडॉप्ट करता है और हमारे बॉडी के अंदर वाटर की और जितने भी और बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन एक लेवल पे मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। और ये ओस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है, ये होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं थर्मो रेगुलेशन पे। थर्मो रेगुलेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। थर्म का क्या मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास हीट, आपने पढ़ा होगा। सो हीट से यहाँ पे क्या आपको समझ आ रही होगी, हीट भी आपको पता नहीं कि हमारे पास टेम्परेचर का ही एक फैक्टर होता है। ठीक है, सो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज थर्मो रेगुलेशन, राइट। यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अगेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में क्या आ जाती है, डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। वो क्या हो सकती हैं, हमारा बॉडी का जो है वो कह सकते हैं कि शुगर लेवल हो सकता है, साल्ट कंसंट्रेशन हो सकती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन हो सकती है, वाटर की कंसंट्रेशन हो सकती है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ये कैसे मेंटेन होता है कि डिफरेंट इंजाइम्स वर्क्स करते हैं। ठीक है, अब इंजाइम्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली, प्रोटीन इन नेचर होते हैं नॉर्मली, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पूरा इसका एक चैप्टर, नहीं तो हम पढ़ भी लेंगे नेक्स्ट आप हायर क्लासेस में। सो हमारे पास इंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क एट बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारे पास को पता है जो इंजाइम्स होते हैं ना, ये हमेशा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही, इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिन पे ये काम करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंजाइम्स जो है वो वर्क बेस्ट, ठीक है, वो बेहतर काम एक लेवल पे कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशंस होगी। उसमें भी डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है ना हमारा बॉडी टेम्परेचर, यानी आपको बताया कि हमारे पास जो 37 है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब क्या है, एक पसंदीदा, एक यानी वो टेम्परेचर है जिसपे इसने प्रॉपर काम करना है। ठीक है, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। ठीक है, सो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये वो टेम्परेचर जिस जिस टेम्परेचर पर हमारे बॉडी के जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी इंजाइम्स हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से, उनमें रेगुलेशन का जो प्रोसेस वो करते हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर 37 से 39 भी होता है तो भी हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है, अगर 37 से 35 भी होगा तो भी हमारे बॉडी पे इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, सो लाइक एवरी अदर फैक्टर इन द वर्ल्ड, हमारे पास जो हमारा बॉडी है वो भी एक जो है वो क्या करता है, एक बैलेंस पॉइंट पे काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स, ये तो मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सक्रीशन इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस। ठीक है, ये भी एक होम एक्सक्रीशन क्या होता है, निज़ाम में इखराज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में से जितने भी वेस्ट जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल होते हैं ना, वो बॉडी से एक्सक्रीट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। सो क्या होगा, in this process the metabolic waste are eliminated from the body to maintain the internal conditions at equilibrium। ठीक है, हमारे पास जितना भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, एलिमिनेट, खारिज होता है। क्यों, टू मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंडीशंस को एट इक्विलिब्रियम, बैलेंस पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस रखने के लिए इंटरनल कंडीशंस को हमारे पास, आपको पता है जैसे अभी हमने पहले बात की है कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इवन अगर साल्ट या वाटर भी हो तो आपको पता है कि वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है, कि हमारे पास क्या है कि एक्सक्रीशन में क्या होता है, अगर ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये नाइट्रोजनियस मटेरियल ही होता है। ठीक है, जो भी बॉडी से वो हमारे बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
और वो कितना नुकसानदेह हमें पता है, ठीक है। यानी ये भी एक बहुत अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमारे पास बॉडी में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और हमारा बॉडी दोबारा से जो है वो एक मेंटेन हो जाता है और न्यू न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने होम्योस्टेसिस देखा है, इसमें तीन जो है वो एग्जांपल्स देखी है होम्योस्टेसिस की, जिसमें एक्सक्रीशन देखा है, थर्मो रेगुलेशंस देखा है, एंड हमने देखा है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसे अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे द टॉपिक, थैंक यू सो मच।